साथियों, आज दो तरह की चुनौतियां हैं किसानों के समक्ष और देश के समक्ष। एक तो जो जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में भविष्य में पूरी आबादी का पेट भरना, उनका पोषण करना एक चुनौती है। दूसरे, जिस झंझावतों से किसान जूझ रहे हैं, जिन अभावों से गुजर रहे हैं, उनकी आमदनी नहीं है, तो उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, ये भी एक चुनौती है। तो आज ये संभव हो सका है, जैसा ये हमारे साथ है कृषि के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रघुवंश पांडे जी, और आप बहुत लंबे समय से कृषि पर बहुत सारा अनुसंधान है आपका, वो आपको हम दिखाएंगे आगे। बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके जो है बहुत जर्नल में छपे हैं, पत्रों में छपे हैं। तो एक नए तरीके की खेती सर ने शुरू की है। अभी तक हम लोग ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानते थे, लेकिन उससे एक कदम आगे या दो कदम आगे कह लीजिए कि जो पुराने समय में कहा जाता था कि जो हमारे जो फूड्स हैं उनके जो टेस्ट होते थे, जो उनकी महक सुगंध होती थी, वो कैसे वापस लाया जाए, जो है वो मिट्टी की सेहत को सुधार कर, और उस पे जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता है उसका विकल्प एक खोजा है आपने। तो सर बताएं कैसे उसको आप करते हैं। आनंद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय ऐसा है कि जिस पे देश और दुनिया के सारे लोगों को जानना चाहिए। इसमें क्या ये है वही कि खाद है। वो खाद ऐसा है कि हिंदुस्तान में मोटे तौर पर हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि भोजपुरी में कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले, दो कोस पर पानी। हाँ तो अगर कोस कोस पर मतलब 4 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है जी। चारों धाम करने लोग जाते थे, तो 4 कोस अगर 4 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है, हिंदुस्तान की लंबाई और चौड़ाई को अगर आप नापिए तो लगभग 4000 किलोमीटर है। तो अगर 4000 को 4 से डिवाइड करिए, भाग दे दीजिए, तो 1000 टाइप आती है जी। तो लगभग 1000 तरह की मिट्टी है, ये हमारे पूर्वज भी जानते हैं। तो अगर 1000 तरह की मिट्टी पूरे हिंदुस्तान में, तो 1000 तरह का फार्मूला होना चाहिए। जरूर, सामान्य लॉजिक है। जरूर। लेकिन केवल एक ही फार्मूला हिंदुस्तान में, NPK, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। हाँ। और पूरी दुनिया में 10,000 तरह की सॉइल टाइप है। हमारे यहाँ 1000 तरह। तो मेरे जब ये मैं एग्रीकल्चर का आदमी नहीं, मैं प्योर बॉटनी फिजियोलॉजी पढ़ी और PhD करके फिर किसान आंदोलन के नाते गांव में आया जी। तो जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजिस्ट था, पौधे का विज्ञान जानता हूँ, उसको क्या तत्व चाहिए, कितना चाहिए, वो सब मैं लिस्ट आपको भी दे दूंगा। हर पौधे को क्या क्या उसके शरीर में होता है, किस किस मात्रा में होता है, मिट्टी में कितना हर साल क्या निकल जाता है, उस मिट्टी में जो निकल जाता है हर साल वो डालने के लिए मैंने ये फार्मूला बनाया, संजीवनी के नाम पर बनाया कि अच्छा। मिट्टी मरती हुई धरती माँ है, इसको लोगों ने मार डाला है, डायन बना दिया है, जिसको कैसे जिंदा किया जाए। तो हमने संजीवनी 2 देखिए जी। इसमें कई सारी चीज़ें मिलाई गई हैं। अंदर देखिए, अभी केवल इसमें कई सारे तत्व मिलाए गए हैं। रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, पायराइट है, माइका है, वो पूरा बोरी पर लिखा हुआ हम आपको दे देंगे जी। इसको मिला करके फिर अभी ये मिक्सिंग की जाएगी। अच्छा। तो मिक्सिंग करने के बाद अभी हमारे पास समय नहीं, इसलिए पाउडर ही बना के पैक करेंगे। हाँ। लेकिन मशीनें ये हैं, देखिए ये मशीन है जिसमें पाउडर बना देते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद अभी गर्मी में इसको बनाएंगे। फिर ये मशीन है जिसमें हम इसको छान करके महीन इसका बुरादा निकाल लेते हैं। अच्छा, जो बड़ा पार्ट होगा अलग हो जाएगा, महीन होगा। ये महीन होने के बाद इस मोटर में जाए, इस मशीन में जाएगा। इसमें 7.5 वाट का मोटर लगा भी ऊपर से, सफाई के लिए निकाला गया है। हाँ। इसमें इसमें डालने के बाद ये ऐसा गोला गोला थोड़ा चिपटा बनाएगा। अच्छा। और फिर उसके बाद एक मशीन ये है राउंड वाली, ये जैसे DAP का दाना होता है, जैसे ये दाने हैं, इस तरह की ये मशीन बना के निकाल देगी। तो उन लोगों के लिए जो खेत में पूर्ण में बो रहे हैं, दानेदार, और बाकी बरसात में धान में ऐसे फेंकना, तो ये हमने पाउडर और दाना दोनों बनाया है। संजीवनी 2 इसको दिया गया है नाम। इसमें रॉक फास्फेट, जिप्सम, पायराइट, माइका, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। मैं डोरी भी आपको दिखा दूंगा जी। तो और दूसरा एक ये देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, अभी लोग काम कर रहे थे, देखिए बना हुआ है।
इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, तमाम सारी चीज़ें मिलाई गई। ये इसका पैकेट है इस तरह से। देखिए 1 किलो का पैक ये बनता है। जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, मैग्नीज है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं जी। तो इसको और उसको दोनों मिला करके करीब करीब समझिए कि इससे 32 तरह के एलिमेंट इसमें हमको मिल जाते हैं। तो जो पौधे को चाहिए वो सब हमने इसको इसके डालने के बाद वो आपका अन्न जो है मेडिसिनल हो जाता है, औषधि हो जाता है, क्योंकि फूड एज ए मेडिसिन का कंसेप्ट है। आप टिकिया मत खाइए। कोरोना के बाद देखिए दुनिया बहुत कासस हुई है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी वही जिंदा बचे, बाकी लोग बिल्कुल। अमेरिका जैसा देश सबसे अधिक वहाँ मरे, इसलिए कि उनकी फूड हैबिट इस तरह की थी कि एनिमल प्रोटीन और एनिमल फैट खाया उन्होंने। हम शाकाहारी थे, और अगर शाकाहारी में ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हमारी इम्यूनिटी 100% इंश्योर्ड है। जो आपको मैंने वृक्ष आयुर्वेद और कृषि पराशर जो दिखाया उसके अनुसार ये सर्वोत्तम है, और इस आधार पर हम कह रहे हैं कि फूड एज ए मेडिसिन। एक सीरीज आप चलाओ, नो योर फूड, नो योर हेल्थ। हम ऐसा कर रहे हैं कि इससे तैयार किया, हमने बहुत सारे फार्म ले रखे हैं जी। वो किसानों के हैं जो हमसे जुड़े मित्र हैं, उनको हम इसको देते हैं। ये जौनपुर में भी ऐसे फार्म आपने लिया है या बाहर है? जौनपुर में मेरा फार्म है, 2-3 और बनवाड़ी में एक है और है। अच्छा। फिर सुल्तानपुर में एक, और उन्हीं का फ़ोन अभी आया था, जब से उनका था। फिर एक चिड़िया कोट के चेयरमैन है राम प्रताप यादव जी, वो 12-14 एकड़ हर साल करते हैं जी। तो अभी भी इस बार भी चेयरमैन चुने गए। रौनापार में एक महेंद्र सिंह जी हैं, फरिया में एक एहसान खान जी हैं। तो ये लोग बड़े काश्तकार हैं, लगातार 10 साल 15 साल से टोटल मेरी खेती से करते हैं। खाने के बाद जो उनका बचता है वो मैं सब खरीद लेता हूँ। जाहिर सी बात है कि जब आपका ये वीडियो पब्लिश होगा तो बहुत सारे किसान इससे प्रेरित होंगे और चाहेंगे कि जो है इस तरीके के नई जो खेती आप बता रहे हैं इसकी शुरुआत करें, तो वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए वो सब के सब आप मेरा तो वीडियो, मेरा एक नंबर आप सबको हेल्पलाइन जैसा कर दीजिए, मोबाइल नंबर भी आप उसके साथ कहिए कि मेरे से कांटेक्ट करें लोग। अभी एक अभियान जैसा हमने पॉइजन फ्री इंडिया मूवमेंट के तहत देश भर में हम हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। अभी जिले भी, जैसे बस्ती जिले का हो गया, देवरिया का हो, गोरखपुर का हो गया। देवरिया के डीएम अखिल प्रताप सिंह जी हैं, उनका अक्सर आपका मॉडल हम पूरे 16 ब्लॉक हैं हमारे, हर ब्लॉक में एक मॉडल बना लीजिए। अच्छा। और इसमें 3 बातें बहुत ज़रूरी। आपने पूछा ना कि किसान की इनकम कैसे बढ़े। हाँ। तो उद्देश्य ये है कि उसका रेफरेंस आप समझिए। फिर भी भगवान कृष्ण के समय में बार बार कहता हूँ, भीष्म पितामह ने भीष्म पर बड़े गर्व से कहा कि मेरा राष्ट्र सबसे ताकतवर इसलिए है कि मेरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि गौ वाणिज्यम है। खेती, गौपालन और कृषि व्यवसाय। तो देखिए मेरे पास जानवर हैं, 30-35 लीटर दूध मेरा चला जाता है। एक छोटी सी गौशाला मेरे पास है, और जो गोबर है उससे मैं इसकी खाद बना रहा हूँ। तो 10 किलो हर गाय गोबर देती है रोज। उसका अगर आप बना दें तो उसमें केवल यही माइक्रोन्यूट्रिएंट जो मैंने बना कर इसको डाल दीजिए, तो 1 कुंटल में केवल 4 किलो डाल दीजिए, तो 15 रुपये आपका गोबर बड़े आराम से बिक जाएगा। और डिटॉक्सिफायर का जिस खेत में पड़ जाएगा उसमें जो जहर डाला गया है, मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं सारे वो लोग जिनके पास गौशाला है हर जिला, मैं खाद बेच करके कोई पैसा नहीं कमाना चाहता, मैंने प्रयोग के लिए बनाया। सीइंग इज बिलीविंग। अगर ये होता ना तो आप रिकॉर्ड नहीं करते और लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर गांव अपना खाद बीज दवा खुद बनाए। हम फार्मूला शेयर करने के लिए तैयार हैं उसके साथ। और जो बच्चे इस काम को करेंगे, जिसमें गांधी का एक फार्मूला था 16/2/3% खादी ग्रामोद्योग का, कि कोई चीज़ अगर है तो 16 मतलब रफली मानिए कि 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये 20 पैसे में बिकनी चाहिए। मैंने उसी फार्मूले पर इसमें प्रॉफिट रखा है कि 20% प्रॉफिट शुद्ध आपको मिल जाए तो एक व्यवसाय हो गया। हर किसान का बेटा 1 एकड़ में लगभग 1 कुंटल के आसपास पड़ती है। अगर बहुत ख़राब खेत है तो, अच्छा है तो 75 किलो, और अच्छा गोएंड जिसको कहते 50 किलो,
जो डीएपी डाली जाती है उसी की मात्रा डालने पर उससे बेहतर उत्पादन, इसकी गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, तो वो तो कुछ दिखा नहीं है। हम ये बात श्योर हो सकते हैं इस बात से कि आपका जो ये फार्मूला है इससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? दुगुना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना कर सकता है। देखिए, ये एग्री बिजनेस बताया ना आपको, केवल खेती नहीं जी, गोपालन और कृषि व्यवसाय जी, तो अपनी इनकम दुगनी तिगुनी 4 गुनी कर सकता है। मैंने जो मैडम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति महोदया, उनके गांव में जो मैंने प्रयोग किया है, हाँ। पहले तो खेती का इंटरवेंशन की, वो धान 14 रुपए किलो मोटा धान कर रहे थे, हमने केवल एक वैरायटी बदल ली, गोविंद भोग जो 35 रुपए किलो हम खरीदने जा रहे हैं। 14 और 25 का अंतर, मतलब 35 का अंतर समझिए। और ख़रीदना नहीं, वहीं चावल बनाने की मशीन डाल देते हैं, तो भूसी भी बिक जाएगी, कना भी बिक जाएगा, टुकड़ा भी बिक जाएगा, चावल भी बिक जाएगा और वो पैसा वहीं आएगा। और एक गोपालन का है, हमने योजना बनाई है कि हर घर को, मैडम के गांव में एक जो उनका ससुराल का गांव, उसमें 178 लोग हैं, 174 लोग, और जो उनकी बीच से जो है, हो सकता है दर्शक जो हमारे ऑडियंस है वो न समझ पाए, थोड़ा सा मैं उनको बता दूं कि सर ने जो देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका जो गांव है उसको गोद ले रखा है, इस नई टेक्नोलॉजी को वहाँ इन्होंने पहुँचाया है, इस पे खेती वहाँ शुरू किया है सर ने। तो 2 गाँव है, और अभी 4 मई को मैडम के साथ वहाँ रायरंगपुर से मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उसकी तहसील, जैसे सागंज हमारी है वैसे रायरंगपुर तहसील है। अच्छा। और वहाँ से 15 किलोमीटर दूर उनका गांव है जी। तो जो मैके का गांव है और जो ससुराल का गांव, उसके बीच में भी 10-12 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। तो दोनों गाँवों को मैंने अडॉप्ट किया, और ये कह करके कि विलेज एज होल, उस घर में हर घर को हर दिन 1000 रुपये कैसे इनकम हो, ये मेरा प्लान है। महीने के 30 दिन मिनिमम। क्या बात है, मैं मैक्सिमम की बात नहीं करता, मिनिमम। और सिंपल कैलकुलेशन है, खेती तो छोड़िए, हाँ। अगर हर घर को 2 गाय, सरकार की भी योजना है, बैंक की भी योजना है, आप अपनी पहल से भी 2 गाय कर सकते हैं, तो 2 गाय अगर आपके पास, उसके दूध को ठीक से बेच दिया जाए। हमारी टेक्नोलॉजी में दूध इतना शुद्ध होता है कि 100 रुपये से लेके 150-250 रुपये किलो तक हमारी टेक्नोलॉजी पर लोग मार्केट कर रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं हैदराबाद में जी, डॉक्टर मल्लिकार्जुन राव, उनकी गौशाला है, वो 100 रुपये 150 बिकता, लेकिन उन्होंने अपने मेंबर को 100 रुपये लीटर वो दूध पिला रहे हैं, और कास्ट आती है 30 से 40 रुपये, सब बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करने। तो अगर 20 लीटर दूध होता है, तो वो गाय के लिए अलग से कोई उसको कुछ ऐसा पोषण तत्व दिया जा रहा है, या फिर ऑर्गेनिक खेती से जो चारा उत्पन्न हो रहा है उसी से? अभी सामान्य जैसे खिला रहे हैं वैसे में ही, केवल मार्केटिंग अच्छी कर ली जाए तो है ठीक। मेरा ये कहना है कि हम अगर ब्रांड बना दें पॉइजन फ्री या फूड एज मेडिसिन, मिल्क एज मेडिसिन के रूप में। एक तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि पश्चिम का जो मिल्क है वो कहते हैं कि मिल्क इज ए पॉइजन, इस पर किताबें बहुत सारी। तो मैं आपको एक अपना लेख दे देता हूँ, मिथ एंड कंट्रोवर्सी अबाउट काउ मिल्क। हमारा मिल्क जो है वो सर्वोत्तम है, A1 कहा जाता है, A2 मिल्क कहा जाता है। तो A2 मिल्क की और जो विदेशी जर्सी नस्ल की गायें हैं उनका मिल्क और हमारे में ज़मीन आसमान का अंतर, उसका डिटेल मैं समझा दूंगा कि DNA मालिक्यूल्स कैसे होता है, जिसके नाते उसमें फ़र्क होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। वीडियो भी लोगों ने बनाया है इस पर। तो हमारा मिल्क जो है ये एज ए फूड, मिल्क को कंप्लीट फूड माना गया हमारे यहाँ परंपरा में, वैदिक परंपरा में माना गया कि इवन इतने तरह की गायें थीं, और ख़ास बीमारियों में रेफरेंस है कि अगर 80+ आपकी उम्र है और आपको TB हो गई है तो लोहित मतलब लाल रंग की गाय का दूध अगर आप पियोगे तो आप ठीक हो जाओगे। यहाँ तक अध्ययन किया था ऋषियों ने कि किस कलर की, किस ब्यात की, कौन सी गाय और किसका। गिरी नस्ल की गाय है जिसका जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है कि उसके मूत्र में 10 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम तक सोने के कण पाए जाते हैं। तो और दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक सोना है। तुलसी में पाया जाता है, कोहड़े में पाया जाता है, बहुत सारे पौधे भी हैं, इन्हीं जिनमें पाया जाता है उसको मैं मेडिसिनल कहता हूँ और उसको स्पिरिचुअल कहता हूँ।
जी जी। फूड की कभी इस पर आप एक वीडियो कर ठीक है, लीजिएगा जरूर। कि स्पिरिचुअल क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, वो फूड पर कर लेंगे। तो ये 2 प्रोडक्ट जो हैं इससे पूरा का पूरा पौधे को जी। हम वह सब दे देते हैं जिसके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ कल्पना है अन्नम ब्रह्मम। जी। तो ऐसा कौन सा अन्न हम खाएं कि हमको ब्रह्म का दर्शन हो जाए, इसको स्पिरिचुअल फूड कहते हैं। एक छोटा बहुत सारा लंबा विषय, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, जैसे आप जानते होंगे उड़द एक दाल है। हाँ। उड़द तामसिक भोजन है। अच्छा जी। लेकिन मूंग जो है वो सात्विक है, मसूर राजसिक है। तो जो कैटेगरी की गई हमारी वैदिक परंपरा में, वो कहता है कि तामसिक, राजसिक और सात्विक। जी। तो अन्न तो हम जानते हैं सब, लेकिन हमें पता न फल, सब्जी, अन्न, दूध, सब में ये कैटेगरी है, 3 विभाग हैं। तो सब कोई पहले जानता था कि तामसिक भोजन क्या है, राजसिक क्या है और सात्विक क्या है। तो जो साधना करने वाले लोग थे, देखिए हमारी परंपरा में कहता है कि क्या जाने सब जान ले, ज्ञान उसको सर्वज्ञ कहते थे। तो भारत में परंपरा थी सर्वज्ञ की, विशेषज्ञ की नहीं। विशेषज्ञ होते 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 अंतिम तक उसको सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ थे वशिष्ठ। जैसे आपसे अभी चर्चा में मैंने कहा कि वशिष्ठ के मुनि जो थे वो सर्वज्ञ थे, त्रिकालदर्शी उनको कहा गया। तो भूत का, वर्तमान का, भविष्य का उनको विजुलाइजेशन, उनको दर्शन होता था। तो सर्वज्ञता, जैसे अगर आप विज्ञान के विद्या सर्किल है ना, पेरिफेरी, हाँ, इस पे 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री पर तो विशेषज्ञ होगा, लेकिन केंद्र में कोई डिग्री नहीं। अगर यहाँ पहुँचा हुआ व्यक्ति है तो सर्वज्ञ होगा। और अभी वहाँ मैं दिखाते रह गया आपको, 3 चीज़ों अगर आज भी जानने वाला व्यक्ति है तो सर्वज्ञ कहलाएगा। 3 क्या है? भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अच्छा। और दूसरा है फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो पहला तो हो गया भौतिक विज्ञान, दूसरा है मतलब फिजियोलॉजी जिसको कहते हैं क्रिया विज्ञान, और तीसरा है फिलॉसफी। तो अगर 3P फिजिक्स, फिजियोलॉजी, अगर कोई जानकार है तो वो सभी विषयों को जान सकता है, वो सर्वज्ञ हो सकता है। हमारी परंपरा यही थी। मैंने प्रयास किया है, मेरे पास आप अभी ऑफिस में चलें दिखाऊंगा तो मिशियो काकू की गॉड इक्वेशन, फिजिक्स की लेटेस्ट बुक है, रखी हुई है। वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बताए, बस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है कैसे हुआ। दूसरा फिजियोलॉजी भी है, और तीसरा फिलॉसफी आपको मैंने योग दिखाया है। इस धरती पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और भी पहले हुए। अगर आपको याद हो कि सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, एक वैज्ञानिक जिन्होंने बेतार का तार का, मार्कोनी को नोबेल प्राइज मिलना उनको था, क्योंकि गुलाम देश के थे, कोई लाभी नहीं थी, इसलिए नोबेल प्राइज उनको नहीं मिला। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट बनाया, अभी 2 महीने पहले मैं गया था देखने के लिए भी, और कोलकाता में। और उनको सिस्टर निवेदिता ने $25,000 अमेरिका से इकट्ठा करके उनको दिया, जो पहली शिष्या थी विवेकानंद जी की। अच्छा। और 2 बार दिया, फिर एक बार $25,000 दिया कि आप बोस इंस्टीट्यूट बनाओ। तो फिजिक्स के थे, फिजियोलॉजी में आए, और फिलासफर थे, उन्होंने उसका नाम ही मंदिर, विद्या मंदिर रखा। तो मेरा भी मन है कि हिंदुस्तान में इस तरह का विद्या मंदिर बनाया जाए, जिसमें सर्वज्ञ बनकर के बच्चे निकलें।